हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए इनकम टैक्स के हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जो आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ सॉल्व कराया जाएगा। मतलब ये कि आप हमसे जुड़कर अपनी इनकम टैक्स की सबसे टफ पढ़ाई एकदम आसानी से अपने घर बैठे अपनी शर्तों पर पूरी कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स के सबसे बेहतरीन वीडियोस पाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना, आप हमारे इस YouTube चैनल पर अगर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। प्यारे बच्चों, हमारे द्वारा आपको पेड क्लास दी जाएगी। मतलब ये कि आप एक निश्चित शुल्क का भुगतान करके हमसे रेगुलर वीडियोस पा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक, जिसमें आप निश्चित शुल्क का भुगतान करेंगे जो कि बहुत थोड़ा होगा, और निश्चित शुल्क का भुगतान करके आप नियमित वीडियोस पाएंगे। पूरी क्लास रेगुलर ऑफलाइन पढ़ाई, एकदम बिल्कुल क्लासरूम पढ़ाई जैसा, ठीक। तो चलिए आज हम इनकम टैक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्रीकल्चर इनकम पे आते हैं। एग्रीकल्चर इनकम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? मेरे भाई, आप जानते हो ना, भारत एक कृषि प्रधान देश है। पूरे देश की 70% जनसंख्या खेती करती है, कृषि पर निर्भर है। अगर पूरे देश की 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि आप कृषि के बारे में, कृषि करना जानते हो, ठीक, कृषि आय नहीं जानते। हमें वो कृषि आय आपको सिखाना है। और यकीन मानिए, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गुजरता जिस वर्ष ये एग्ज़ाम में ना आए। ज़रूर आएगा, और ये 10 नंबर कमाने का आपका मौका है। ये आपका भाई दिग्विजय सिंह आज ये 10 नंबर आपको दे के जाएगा, ठीक। कह लीजिए इस पढ़ाई को एकदम आसान बनाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हाँ, शेयर भी करिए। लोगों को बताइए कि वो दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से जुड़ें, ठीक बच्चों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय। पहले हम ये जानते हैं कृषि आय कहते किसे हैं, फिर उसके बाद हम और आगे चलें। तो प्यारे बच्चों, इनकम टैक्स में किसी शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इनकम टैक्स में कृषि आय की भी कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर हम कृषि आय को जाने कैसे? क्या होती है कृषि आय, और ये जानना इतना आवश्यक क्यों है, पहले ये जान लीजिए। हमने ये बताया अपने पिछले वीडियो में कि किसी भी व्यक्ति के लिए आय 5 शीर्षकों से होती है। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यापार अथवा पेशे से आय, पूंजी लाभ और अन्य साधनों से आय। क्या उसमें हमने कहीं भी कृषि आय का जिक्र किया? नहीं किया। क्या आपने हमसे क्वेश्चन किया? नहीं किया, मतलब आपने नज़रअंदाज किया। प्यारे बच्चों, किसी भी व्यक्ति के लिए ये 5 शीर्षक हैं, उनमें कृषि आय को शामिल ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कृषि आय को भारत में करमुक्त रखा गया है। मतलब भारत की सरकारों ने आज तक आयकर संबंधित जितने प्रावधान बनाए उसमें कृषि आय को करमुक्त रखा है। खुश हो गए आप कि अगर खेती से आय होती है तो करमुक्त है? हाँ जी, होती है, करमुक्त है, लेकिन सिर्फ पेपर पर। अब सोच रहे होंगे आप, ये क्या बोल गया ये। मैं आपको बताऊंगा, अपने इस वीडियोस के माध्यम से ही बताऊंगा कि भारत की सरकारें ये कहती हैं कृषि आय करमुक्त है, आयकर ये कहता है कृषि आय करमुक्त है, हम इस पे कर नहीं लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ का टैक्स विधान कुछ ऐसा है कि वो इस पर भी हमसे कर लेते हैं, ठीक। हम आपको वो भी सिखा देंगे।
पहले आप जानिए कृषि आय पढ़ना इतना आवश्यक क्यों है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हो सकता है हमारी कोई आय कृषि आय हो, मतलब अगर वो कृषि आय है तो हमें उस पर टैक्स नहीं देना, और हम उसको कृषि आय नहीं मान रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। हमें तो ये पता होना ही चाहिए कि हमारी कौन सी आय कृषि आय है और कौन सी आय कृषि आय नहीं है। फिर मान लो हमारी कोई आय कृषि आय नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि ये तो कृषि आय है, उस पर हम टैक्स नहीं दे रहे हैं, छापा वगैरह पड़ेगा, लपेटे में आएंगे और जुर्माना भी लग जाएगा। तो सीधा बात ये कि हमें ये पता होना ही चाहिए कि हमारी कौन सी आय कृषि आय है और कौन सी आय कृषि आय नहीं है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम सही कर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो आइए हम आज आपको बताते हैं आखिर कृषि आय होती क्या है। ठीक, और पढ़ना आवश्यक क्यों है, क्योंकि कृषि आय कर मुक्त है और कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत आय पर हम कर दे बैठें, इसीलिए कृषि आय का एकदम स्पष्ट निर्धारण आवश्यक है। चलिए मान लिया, अब हम कृषि आय को परिभाषित करते हैं। तो हमने पहले ही बताया इनकम टैक्स में किसी शब्द की कोई परिभाषा नहीं भाई, कृषि आय की भी कोई परिभाषा नहीं है। तो फिर क्या, कृषि आय के बारे में इनकम टैक्स में धारा 2 की उपधारा 1A मतलब 2 ब्रैकेट में फर्स्ट ए, ठीक है, कुछ ऐसा 2(1)(a), ठीक है। धारा 2(1)(a) में कृषि आय के बारे में ये चार्ट दिया गया है और उस चार्ट का अगर हमने अध्ययन कर लिया तो हमने कृषि आय जान लिया। मतलब कृषि आय की कोई परिभाषा नहीं है, वही चार्ट बताया गया है और उसी चार्ट को ये समझा दिया तो कृषि आय जान लिया। ठीक, मूलतः कृषि आय जमीन से होती है। ठीक बच्चों, हम आते हैं शुरुआत पे। मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक, और आप इस जमीन के टुकड़े के मालिक हो, स्वामी हो। स्वामी समझते हैं ना जी, नहीं वो वाला स्वामी नहीं, मतलब आप इसका मालिकाना हक रखते हो। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक जमीन का टुकड़ा है और आप इस जमीन के टुकड़े के मालिक हैं, तो इससे आपको कृषि आय हो सकती है। लेकिन दिमाग में ये बात आती है कि जितनी आय जमीन से होगी वो कृषि आय होगी, ये सब लोग यही सोचते हैं और वो गलत सोचते हैं। आज हम आपको बताएंगे वो कौन सी आय हैं जो कृषि आय होंगी, वो कौन सी आय हैं वो कृषि आय नहीं होंगी। ठीक, लेकिन मूलतः ये मानिए कि कृषि आय जुड़ी किससे होती है, जमीन से। तो मान लीजिए ये जमीन का टुकड़ा है और ये मेरे मालिकाना हक में है, मतलब मेरा स्वामित्व है इस पर, तो मैं अपनी इस जमीन पर क्या कर सकता हूँ। आप सोच लीजिए आपकी ज़मीन है, तो आप इस ज़मीन के स्वामी हैं, तो आप अपनी इस ज़मीन पर क्या कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। पहला, आप इस ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। ठीक, जब आप अपनी इस ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे तो वो दूसरा आपको किराया देगा। एक काम ये हो सकता है। दूसरा काम ये हो सकता है आप इस अपनी ज़मीन को स्वयं अपने उपयोग में ले आएंगे और इस पर खेती करेंगे। ठीक, और तीसरा, आप अपनी इस ज़मीन पर मकान बना देंगे और उस मकान से भी कुछ आय कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर इस चार्ट को कितने टुकड़ों में दिखाया गया, 3 टुकड़ों में। जैसे मान लीजिए आप अपनी ज़मीन को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हो तो उसको मैंने A करके दिखाया। अगर आप अपनी ज़मीन पर स्वयं खेती करते हो तो उसको मैंने किस पे दिखाया, B। और अगर आप उस पर मकान बना देते हो तो उसको मैंने किस पे दिखाया, C। तो चलिए हम एक एक डिस्क्राइब करते हैं। मान लीजिए आपकी ज़मीन है, आपका मालिकाना हक है, तो उस पर कृषि आय आपको होगी, किसी दूसरे को नहीं हो सकती। मुकेश अंबानी की ज़मीन पर मैं कृषि आय नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो जानते रहिए, भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान। मान लीजिए हमारी ज़मीन है और हमने अपनी ज़मीन किसी दूसरे को प्रयोग करने के लिए दी है। जब कोई दूसरा हमारी ज़मीन को प्रयोग करेगा
तो उस ज़मीन को प्रयोग करने के बदले में हमें किराया देगा। वो किराया क्या हमारे लिए कृषियाय है? अब आप सोच रहे हैं नहीं है, मैं कह रहा हूँ होता है जी। तो नियम ये बना कि ज़मीन से अगर कोई किराया मिला, किराया कब मिलेगा? जब आप अपनी ज़मीन किसी दूसरे को दोगे तभी तो किराया पाओगे। तो ठीक, तो आपने अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, अब वो दूसरा व्यक्ति आपको उसके बदले में क्या दे रहा है? किराया दे रहा है। ध्यान देना, बेची नहीं है। तो जब आप अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को प्रयोग करने के लिए देते हैं, वो दूसरा व्यक्ति आपको किराया देता है, वो मिलने वाला किराया कृषियाय होगा, बशर्ते कब? तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहला, आपने जिस ज़मीन को प्रयोग करने के लिए दिया वो ज़मीन भारत में होनी चाहिए, मतलब भारत की भौगोलिक सीमा में हो, चाहे जहाँ हो, चाहे अमेठी में हो, बम्बई में हो, महाराष्ट्र कह लीजिए, पूना कह लीजिए, गोवा कह लीजिए, जम्मू कश्मीर कह लीजिए, अब तो 370 ये भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब यह है कि वो भारत के किसी कोने में हो, लेकिन वो ज़मीन लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होनी चाहिए। ठीक, जो ज़मीन आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहे हो, जिस पर आप किराया लोगे, उस ज़मीन को कहाँ होना चाहिए? भारत में। दूसरा, जिस व्यक्ति को आपने ज़मीन दिया वो दूसरा व्यक्ति उस पर खेती का काम करे। अगर वो उस पर कोई दूसरा काम करता है तो उससे मिलने वाली आय आपके लिए कृषि आय नहीं होगी, उससे मिलने वाला किराया आपके लिए कृषि आय नहीं होगा। तो नियम क्या बनता है कि जमीन से प्राप्त किराया अथवा लगान, भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान आपके लिए कृषि आय है, बशर्ते जिस व्यक्ति को आपने जमीन प्रयोग करने के लिए दी वो जमीन आपकी भारत में होनी चाहिए और उस जमीन पर खेती का काम होना चाहिए, कोई अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। जैसे आपके अपने घर का उदाहरण देता हूँ, आपको वो उदाहरण दूंगा जो आपके घर का है, आपके गांव का है, आपके पड़ोस का है। ठीक हूँ ना मैं आपको वो व्यक्तिगत उदाहरण दूंगा, आपकी नस नस में इनकम टैक्स बसा के छोड़ूंगा। ठीक, इस तरीके की लाइव क्लास पाने के लिए आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे पेड क्लास लीजिए। ठीक, इसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके अपनी पढ़ाई एकदम शानदार बना सकते हैं। अगर हमसे कोई बेहतर देता है तो हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, जितना हमने आपको दिया आप उसका डबल हमसे ले जाना, ये हमारा आत्मविश्वास है। ठीक, आगे आते हैं बच्चों। तो मुद्दा यह है कि ज़मीन से प्राप्त किराया अथवा लगान, मैंने कहा मैं आपके घर गांव का उदाहरण देता हूं। जैसे आपने अपने गांवों में देखा होगा कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन किसी भट्टा मालिक को देता है ईंट बनाने के लिए, तो भट्टा मालिक क्या करते हैं, उसकी ज़मीन से मिट्टी निकाल के ईंट बना के बेचते हैं, तो वो भी आपको पैसे देते हैं। तो वो मिलने वाला पैसा, आपकी ज़मीन इंडिया में है, आपको ज़मीन किसी दूसरे को दिया है, उससे आपको किराया भी मिल रहा है, लेकिन वो मिलने वाला किराया कृषिया नहीं होगा, क्योंकि इस शर्त की पूर्ति नहीं हुई कि भूमि का प्रयोग कृषि कार्य में नहीं हुआ। ठीक इसी जगह पे आप सोचिए, आपने अपनी ज़मीन किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए दी बटाई पर, बटाई समझते हैं ना, अधिया। ठीक है, कि मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी ज़मीन पर खेती करेगा और खेती करने के बाद जब फसल तैयार होगी तो आपका फसल में हिस्सा होगा। तो जब आप फसल लेते हो उससे किराया नहीं लेते हो तो वो आपके लिए लगान कहलाता है। तो चाहे आप किराया लें चाहे आप लगान लें, अगर आपने अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को दिया और वो दूसरा व्यक्ति आपकी ज़मीन पर खेती कर रहा हो और ज़मीन भारत में हो, तब उससे मिलने वाला किराया आपके लिए कृषि आय होगी, अन्यथा आपके लिए कृषि आय नहीं होगी। ठीक, जैसे अंग्रेज जब आए तो हमारी ज़मीनों के वो मालिक बन बैठे, तो हमारी ही ज़मीनें वो हमें दे रहे थे, खेती करने के लिए दे रहे थे, और हमसे लगान लेते थे। ठीक है बच्चों, हमसे लगान लेते थे, वो चीज़ें थी। तो मैंने ये कहा कि कृषि आय जब हमने अपनी ज़मीन किसी दूसरे व्यक्ति को दिया तो दूसरा व्यक्ति हमारी ज़मीन प्रयोग करने के बदले में हमें क्या देगा, किराया देगा। जब वो दूसरा व्यक्ति हमारी ज़मीन प्रयोग करने के बदले में हमें किराया देगा तो मिलने वाला किराया कृषि आय है, बशर्ते वो ज़मीन भारत में हो और ज़मीन का प्रयोग कृषि कार्यों में हो। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब मान लो हमने अपनी जमीन खुद के इस्तेमाल में रखी, तो भूमि से आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई हो। अगर हमने अपनी जमीन से आय प्राप्त की तो हमें आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई हो, तभी कृषि आय कही जाएगी, अन्यथा कृषि आय नहीं कही जाएगी। तो क्या नियम बना? भूमि से आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई हो। अगर भूमि से आय हुई तो कृषि क्रिया करने से होनी चाहिए। अगर बिना कृषि क्रिया के आय हुई तो उसे फिर कृषि आय नहीं कहा जाएगा। ध्यान देना। अब ये कृषि क्रिया क्या है? ये कृषि क्रिया क्या है? कृषि क्रिया में दो क्रियाएं आती हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया किसे कहेंगे? खेत को बराबर करने से लेकर, ध्यान देते चलिएगा, खेत को बराबर करने से लेकर उसमें बीज के बोने और पौधे के अंकुरित होने तक जितनी क्रियाएं होती हैं, जैसे खेत बराबर किया, फिर उसकी जुताई होगी, कुछ में तो सिंचाई वगैरह भी होती हैं, फिर उसके बाद बीज वगैरह डाले जाएंगे, खाद वगैरह डाली जाएंगी, तो इतनी क्रियाएं जो होती हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रिया कहते हैं। मतलब जिस दिन तक पौधा अंकुरित नहीं होता उस दिन तक आप जो कुछ करते हो वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, और पौधे के अंकुरित हो जाने के बाद अब जितनी क्रियाएं करते हो वो क्या होती हैं? द्वितीयक क्रिया होती है। ठीक, तो आपके लिए ये कहा गया कि प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया दोनों करना आवश्यक है। अगर आपने मान लीजिए द्वितीयक क्रिया में क्या आएगा? पौधे के अंकुरित हो जाने के बाद जब आप उसकी सिंचाई वगैरह करते हो, निराई गुड़ाई, फिर अंत में आके कटाई पिटाई, ये चीज़ें जो करते हो वो द्वितीयक क्रिया में आती हैं। तो दोनों करना आवश्यक है। मान लीजिए आपके खेत के मेड़ पर कोई बबूल का पेड़ उगाया और आपने उस बबूल के पेड़ की छटाई वगैरह की, देखरेख की और उसके बाद बेचा, तो कृषि आय नहीं है, क्योंकि आपने उसके संबंध में द्वितीयक क्रिया तो की लेकिन प्राथमिक क्रिया नहीं की। ऐसे ही खेतों में अगर सफ़ेदा लगा के बेचते हैं, तो ध्यान देना, सफ़ेदा लगा के बेचते हैं, तो सफ़ेदा लगाना मतलब प्राथमिक क्रिया हुई, और सफ़ेदा जब देख रेख करेंगे बेचेंगे तो द्वितीयक क्रिया हुई। तो जब दोनों होंगी तो कृषि आय है। ठीक बच्चों, तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया दोनों करते हैं तो कृषि आय होगी। अगर किसी का खेत, मान लीजिए उसके खेत में आलू बोए गए हैं और आपको ये खेत समझ में आया, हाँ यार इसका खेत ले लेना चाहिए, और आपने उसकी खड़ी फसल ले ली, अब उसके बाद आप उसको कटा के बेचते हो, तो आप द्वितीयक क्रिया करते हो, लेकिन वो आपके लिए कृषि आय नहीं होगा क्योंकि आपने प्राथमिक क्रिया नहीं की है। तो कृषि आय तभी होगी जब कृषि क्रिया की गई हो, और कृषि क्रिया मतलब दोनों क्रियाएं आवश्यक हैं। ठीक, जैसे एक ऑप्शन समझिए, शब्दों पर ध्यान देना, फूल, पेड़, पौधे, लतिकाएं, लतिकाएं, उग आने से आए। ध्यान देना, सेंटेंस क्या लिखा है? उग आने से आए। और यहीं पे कहा जाए कि फूल पेड़ पौधे, फूल पेड़ पौधे, लतिकाएं उगाने से आए। अब दोनों में अंतर क्या है? वहाँ विच्छेद था, यहाँ संधि हो गया। उग आने मतलब वो अपने आप उगी हैं, उन्हें हमने उगाया नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है उस पर हमने प्राथमिक क्रिया नहीं की है। और अगर यहाँ लिखा उगाने से आए, मतलब हमने उसको प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया दोनों की है। तो जब प्राथमिक क्रिया और द्वितीयक क्रिया दोनों की है तो उससे जो आय होगी वो कृषि आय होगी। तो जो फूल वगैरह बेचते हैं ना अपने खेतों में उगाकर, तो उनसे जो आय होती है वो कृषि आय होती है। कंफर्म? आगे बढ़ते हैं। तो ये जान लिया कि भूमि से आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई हो। तो अगर कोई एक क्रिया करता है, प्राथमिक क्रिया करता है, प्राइमरी एक्टिविटीज डन बट नॉट सेकेंडरी एक्टिविटीज डन, तो तुरंत वो कृषि आय नहीं होगी। प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज बोथ आर डन, तब फिर वो कृषि क्रिया होगी, तब कृषि आय होगी। ठीक प्यारे बच्चों, कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जो सीधे तौर पर बाजार में नहीं बिकती। आपके घर का, आपका उदाहरण देता हूँ। क्या आप जिस चारपाई पे सोते हो, बैठते हो, वो चारपाई बीनी किससे गई है? सुतली के बाद से। वो जो सुतली होता है ना, हमारे गांवों में उस पेड़ को कहते हैं सनई। ठीक, वो सनई जो पेड़ होता है, आपके यहाँ भी वही कहा जाता होगा, उस सनई का पेड़ वो फसल है, उपज है, लेकिन वो कभी बाजार में नहीं बिकेगा। उस सनई के पेड़ को काटा जाएगा, बंडल बना के, गट्ठर बना के
भिगो दिया जाता है। वो जब सड़ जाता है तो उसके छिलके छीले जाते हैं, छिलके छील के उनको पीटा जाएगा, पीट के उसको सुखवाया जाएगा और सुखवा के उसका बाध बनाया जाएगा, तब वो बाध बाजार में बिकेगा। तो जो व्यक्ति ये काम करता है उसके इस काम को करने से उसकी फसल बाजार में बिकेगी और वो फसल की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ऐसा करना आवश्यक है। अगर ऐसा ना किया जाए तो फिर वो फसल बाजार में नहीं बिकेगी। तो ऐसा करने से जो आय होगी वह भी क्या होगी? कृषि आय होगी। चाहे ये किसान द्वारा खुद किया जाए, मतलब अपनी फसल है अब वो बाजार में नहीं बिकेगी तो हमें ये करना आवश्यक है, या कोई किराया प्राप्त करता हो। मान लीजिए आपने फसल पाई है किराए के रूप में, अब आपकी वो फसल बाजार में नहीं बिकेगी तो आपको ये क्रिया करनी आवश्यक है। तब जब आप ये क्रिया करोगे तो उससे जो आपको आय होगी वह भी क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। तो कहा यह गया आय की प्राप्ति किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से हुई हो। मतलब ये ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं होती। मतलब एक फसल तैयार हुई लेकिन वो फसल सीधे तौर पर बाज़ार में नहीं बिकेगी। अगर हमें उस फसल को बाज़ार में बेचना है तो कुछ क्रियाएं करना आवश्यक है। जब तक वो क्रिया नहीं किया तब तक वो बाज़ार में नहीं बिकेगी। ऐसा ही कोई दूसरा उदाहरण लें? जी ज़रूर देते हैं। तंबाकू। तंबाकू की हरे पत्ते वो फसल होती है बच्चों, लेकिन क्या तंबाकू के हरे पत्ते बाजार में बिकते हैं क्या? हाँ भाई, तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर होता है। पढ़ तो लो। तंबाकू, क्या तंबाकू के हरे पत्ते बाजार में बिकेंगे? नहीं बिकते। तो तंबाकू के हरे पत्ते जब बाजार में नहीं बिकते, फसल तो वो हरे पत्ते हैं, तो उन तंबाकू के पत्तों को काट के सुखाया जाएगा, बंडल बनाया जाएगा, फिर उनकी कटाई की जाती है। तो जो व्यक्ति उनको सुखाने, बंडल बनाने और कटाई का काम करता है उससे उसकी वैल्यू बढ़ती है और वो भी कृषि आय कहलाएगी। क्यों? अगर ऐसा ना किया तो फिर तंबाकू वो बाजार में नहीं बिकेगी। ठीक है। तो नियम क्या बनता है कि अगर कोई फसल इस रूप में है जो कि सीधे बाजार में नहीं बिक सकती, तो जो उसको विक्रय योग्य बनाने की क्रिया करता है उससे जो आय होती है वो भी क्या कहलाएगी? कृषि आय कहलाएगी। अपनी उपज, आय की प्राप्ति किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को बेचने से हुई हो, यही आप जानते थे। अगर आपके पास कोई कृषि उपज है, कोई पैदावार है और आप अपनी उस उपज या पैदावार को बाज़ार में बेच देते हो तो उससे जो आय होगी वो कृषि आय कहलाएगी। मतलब आप अपने कृषि उपज को बाज़ार में बेचते हो तो उससे जो आय होती है वो कृषि आय कहलाती है। कोई भी किसान बेच सकता है या कोई किराया प्राप्तकर्ता बेच सकता है। अगर आप अपनी उपज को बाज़ार में बेचते हो तो उससे जो आय होगी वो कृषि आय कहलाएगी। ठीक। तो अपनी उपज कोई भी किराया प्राप्त करता या किसान अगर ले जाकर बाजार में बेचे तो उससे जो आय बनी वो कृषि आय बनी। हम आ गए कुछ शर्तों के अंतर्गत कृषि भवनों से आए। क्या बेटा? फार्म हाउस। कृषि भवन मतलब फार्म हाउस। आप जाने? अब भी नहीं जाने। हिंदी फिल्मों में दिखाया जाता है ना फार्म हाउस, और सारे गलत काम फार्म हाउस पे होते हैं। फार्म हाउस कहते किसे हैं ये जानिए। मैं हूँ ना, मैं आपको हर एक चीज़ें बताऊँगा, हर एक जानकारी आपको दूँगा। फार्म हाउस कहते किसे हैं? क्या आप जिस मकान में रहते हो वो फार्म हाउस है? नहीं है, वो तो रेजिडेंशियल हाउस है, आवासीय मकान। तो फार्म हाउस किसे कहते हैं? क्या कुछ विशेष होता है उसमें? हाँ जी, कुछ शर्तें हैं। अगर फार्म हाउस से कोई आय हुई तो वो कृषि आय कहलाएगी। मुद्दा ये है कि फार्म हाउस से आय हुई तो वो कृषि आय तो है, लेकिन फार्म हाउस क्या है हम पहले वो तो जाने। 4 शर्तें हैं। अगर ये 4 शर्तों की पूर्ति हुई तो कोई भी मकान कृषि मकान कहा जाएगा, नहीं तो कोई मकान कृषि मकान नहीं कहा जाएगा। कौन कौन सी? पहला, वो मकान जिस जमीन पर बना पहले उस पर कृषि होती थी, मतलब पहले खेती होती थी, उसी ज़मीन पर मकान बना दिया गया। दूसरा, वो मकान जिस ज़मीन पर बना उस पर भूमि कर लगता था, भू राजस्व। वो मकान जिस ज़मीन पर बना उस पर भूमि कर लगता था। ठीक। 2 शर्तें पूरी हो गई। फिर से जान लीजिए कौन कौन सी? वो मकान जिस ज़मीन पर बना पहले उस पर खेती होती थी, अब उसी ज़मीन पर वो मकान बना दिया गया।
वो मकान जिस ज़मीन पर बना पहले उस पर भूमि कर लगता था, भू राजस्व लैंड रेवेन्यू लगता था। तीसरा, वो मकान जिस पर बना है उसकी दूरी नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर से दूर होनी चाहिए। मतलब चारों तरफ से वो किसी भी दिशा में 8 किलोमीटर के अंदर ना आए। अगर वो नगर पालिका से 8 किलोमीटर दूर ही है तब वो फार्म हाउस कहलाएगा। और चौथा, वो मकान जहाँ पे बना है वहाँ की जनसंख्या आबादी 10,000 से कम होनी चाहिए। तो कौन सी 4 शर्तें हुई? पहला, वो मकान जिस ज़मीन पर बना पहले उस पर खेती होती थी। वो मकान जिस ज़मीन पर बना पहले उस पर लैंड रेवेन्यू लगता था। वो मकान जहाँ पे बना वहाँ की दूरी नगर पालिका के स्थानीय सीमाओं से 8 किलोमीटर से ज़्यादा है। और वो मकान जहाँ बना है वहाँ की आबादी 10,000 से कम है। अगर ये 4 शर्तें पूरी होती हैं तो कोई भी मकान कृषि मकान कहा जाएगा। और फिर फार्म हाउस से जो आय होगी वो कृषि आय कही जाएगी और कर मुक्त होगी। ठीक बच्चों, ये चीज़ें तो आपने जान ली। हमने पहले ही बताया कि कृषि आय कभी भी, ध्यान देना बच्चों, कृषि आय कभी भी होगी तो वो ज़मीन से जुड़ी होगी, ये सच है। लेकिन ये कतई सच नहीं है कि ज़मीन से होने वाली सभी आय कृषि आय होती है। ठीक, मतलब आप अब ये जान लिए कि अगर कोई ऐसी आय जिसको पाने के संदर्भ में हम प्राथमिक क्रिया या द्वितीय क्रिया करते हैं तो कृषि आय होगी, नहीं तो कृषि आय नहीं होगी। जैसे ईंट बना के बेच रहे हैं वो भी ज़मीन से होता है, नहीं होगी कृषि आय। मुर्गी पालन करते हैं, कृषि आय नहीं होगी। मत्स्य पालन करते हैं, कृषि आय नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया नहीं होती हैं। तो आप ये पहचान लोगे कि ऐसा नहीं है कि ज़मीन से जितनी आय होती हैं वो कृषि आय होंगी, और ऐसा भी नहीं है कि ज़मीन से होने वाली आय कृषि आय नहीं होगी। तो रूल ये कहते हैं कि ये क्रियाएं अगर होंगी तो कोई भी आय कृषि आय होगी, नहीं तो फिर कोई आय कृषि आय नहीं होगी। चलिए, हमने इतना जान लिया। लेकिन हम आते हैं कृषि आय के प्रकार। तो ये आप कृषि आय के प्रकार जाने। एक प्रकार तो ये है कि भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान कृषि आय है, बशर्ते, ये 2 शर्तें हैं। जब तक ये 2 शर्तें नहीं पूरी हुई ये नियम कट। बशर्ते भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए और भूमि का प्रयोग कृषि कार्यों में होना चाहिए। फिर यहाँ आते हैं, भूमि से आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई हो, और कृषि क्रिया में कौन कौन सी है? प्राथमिक क्रिया और द्वितीय क्रिया दोनों होनी चाहिए। आय की प्राप्ति किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से हुई हो। जब कोई फसल बाजार में नहीं बिक सकती उसको हम विक्रय योग्य बनाएंगे, वो इसमें आएगा। उससे जो आय होगी कृषि आय होगी। आय की प्राप्ति किसान या किराया प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी उपज को बेचने से हुई हो, वो इसमें आएगा। और कुछ शर्तों के अंतर्गत कृषि भवनों से आए, तो अगर कोई मकान कृषि मकान है तो उससे जो आय होगी वो कृषि आय होगी। ठीक बच्चों, तो प्रकार में एक प्रकार ये निकल के आता है, 3 ये निकल के आते हैं और 1 ये। टोटल कितने हो जाते हैं? 5। तो प्यारे बच्चों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताना। और प्यारे बच्चों, आप इनकम टैक्स के ऐसे ही सबसे शानदार वीडियोस पाने के लिए हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास आप लेना सुनिश्चित करिए, हम आपकी पढ़ाई को सबसे शानदार सुनिश्चित करते हैं। मतलब ये, आप हमसे पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। हम आपको आपके घर बैठे आपकी शर्तों पर पढ़ाई पूरी करके देंगे। उसके लिए आपको थोड़े से शुल्क का भुगतान करना होगा। आप उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक विकल्प के जरिए हम तक वो फीस पहुंचाएंगे और आपको रेगुलर वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक, आपकी पढ़ाई आपकी शर्तों पर एकदम शानदार चलेगी और हम टॉपर्स होना सुनिश्चित करते हैं। ठीक बच्चों, तो आप हमसे जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। और आज की ये क्लास लगभग मान के चलिए आखिरी क्लास है। हम अब रेगुलर लाइव नहीं होंगे। हमने ये तय किया है कि जो हमसे अब पेड क्लास लेगा हम उसके लिए ही क्लास चलाएंगे, सबके लिए हम क्लास लेकर नहीं आएंगे। ठीक, फिर अगर आपको हमसे क्लास लेनी है, आपको ये लगता है कि हाँ हम वो हैं जिससे जुड़कर आप अपनी पढ़ाई बेहतर बना सकते हैं, तो हमसे पेड क्लास लीजिए। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।